हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रूसेलोसिस के बारे में। जो ब्रूसेलोसिस होती है एक जूनोटिक डिजीज कंडीशन होती है। जूनोटिक का मतलब है कि ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन जो एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। और ये जो डिजीज कंडीशन होती है, ये जो ब्रूसेलोसिस होता है वो एक हाईली कॉन्टाजियस डिजीज कंडीशन होती है। हाईली कॉन्टाजियस का मतलब है ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन होती है जो ट्रांसफ़र होती है। जूनोसिस मतलब एनिमल टू ह्यूमन के अंदर। अब बात करते हैं कि जो ब्रूसेलोसिस है इसके जो अदर नेम वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि इस डिजीज के बहुत से अदर नेम भी है जिन इन नामों से भी इसे जाना जाता है। यदि हम देखें तो जो बैंक्स डिजीज है वो भी ब्रूसेलोसिस को बोलते हैं। माल्टा फीवर, जिब्राल्टर फीवर और रॉक फीवर और मेडिटेरियन फीवर, ये सभी नाम जो ब्रूसेलोसिस है इसी के हैं। याद कर लेना, बैंक्स डिजीज, माल्टा फीवर, जिब्राल्टर फीवर, मेडिटेरियन फीवर एंड रॉक फीवर। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ द ब्रूसेलोसिस। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द ब्रूसेलोसिस कि जो ब्रूसेलोसिस है इसके कौन कौन से एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले एजेंट की कि इस डिजीज के लिए जो एजेंट होता है, जो उसका पॉजिटिव फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो जो ब्रूसेलोसिस होता है इसका जो पॉजिटिव फैक्टर होता है वो होता है, पॉजिटिव फैक्टर में इसमें होता है ब्रूसेला। जो ब्रूसेला बैक्टीरिया होता है एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ब्रूसेलोसिस होता है। अब जो ब्रूसेला होता है, हमने बोला कि जो एजेंट होता है ब्रूसेलोसिस का वो ब्रूसेला होता है और एक जूनोटिक डिजीज कंडीशन होती है, मतलब एनिमल से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट होती है। तो अब इसके ब्रूसेला की भी बहुत सी स्पीशीज है जो अलग अलग एनिमल में पाई जाती है और जो एनिमल से फिर ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। यदि हम देखें तो जो ब्रूसेला मेलिटेंसिस होता है ये गोट एंड शिप के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब हम गोट एंड शिप के जो मिल्क होता है यदि वो अनपॉइस्चराइज्ड हो यानी अनस्टरलाइज्ड मिल्क हो यदि हम यूज़ करेंगे तो ये स्पीशीज हमें इफेक्ट करेगी। जो ब्रूसेला अबोर्टस होता है ये कैटल, जो काऊ, बफेलो वगैरह होती है इनके अंदर ये स्पीशीज होती है। जो ब्रूसेला स्विस होती है ये स्वाइन यानी पिग के अंदर देखी गई है। और जो ब्रूसेला कैनिस होता है ये डॉग के अंदर देखा गया है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज थी ब्रूसेला की जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट करती है अपना इन्फेक्शन। जो ब्रूसेला होता है एक बैक्टीरिया होता है, इसके भी हमने कई स्पीशीज पढ़ी है जो एक अलग अलग पर्टिकुलर हमने एनिमल के अंदर पढ़ी, क्योंकि हमने बात की है क्योंकि एक एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। जब हम एनिमल्स में जो उनका मिल्क होता है वो यूज़ में लेते हैं, यदि हम प्रॉपरली उसे स्टरलाइज नहीं करते हैं, उसे पास्चराइज नहीं करते हैं, तो इसके अंदर जो ब्रूसेला होता है वो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाता है। और ये जो कंटामिनेटेड फूड है, मीट है, जो मीट होता है एनिमल्स का उसमें भी, क्योंकि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शन एनिमल्स में होता है लेकिन इन्फेक्शन एनिमल से या ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये थी इसकी एजेंट के बारे में बात। अब बात करते हैं होस्ट की। जो ब्रूसेलोसिस है इसके होस्ट कौन होते हैं, तो इसके जो होस्ट होते हैं वो होते हैं ह्यूमंस। जो ह्यूमंस होते हैं इसमें सभी ह्यूमंस को इफेक्ट कर सकती है। किन किन ह्यूमंस को कर सकती है ज़्यादा, जो फार्मर्स होते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं जो एनिमल्स के क्लोज कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, उनके जो एनिमल्स होते हैं उनमें यदि इन्फेक्शन होता है तो वो उनसे ट्रांसमिट हो सकता है एनिमल टू ह्यूमन के अंदर। और जो वेटेरियन होते हैं, जो वेटेनरीज होती है, जो वेटेरियन डॉक्टर्स होते हैं वो भी जो एनिमल्स हैं उनके कॉन्टेक्ट में आके इन्फेक्ट हो सकते हैं। और भी यदि हम इसके एग्जाम्पल लें तो जो लोग अनपास्चराइज्ड मिल्क कंज्यूम करते हैं, जो अनहाइजीनिक मीट है वो यूज़ में करते हैं, उनके अंदर भी ये ट्रांसमिट होता है, वो इसके ससेप्टेबल होस्ट होते हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के। ऐसे कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिनके कारण जो ब्रूसेलोसिस है ये ट्रांसफ़र होती है। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें हम बात करते हैं अनहाइजीनिक और क्राउडेड एरिया। जहाँ पे अनहाइजीनिक का मतलब है कि पुअर सैनिटेशन, जहाँ पुअर सैनिटेशन होगा, अनहाइजीनिक कंडीशन होगी, वहाँ पे ये ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्राउडेड एनवायरनमेंट होगा, क्राउडेड एरिया होगा तो वहाँ पर भी ये ट्रांसमिट होती है। तो ये थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ द ब्रूसेलोसिस। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड होता है ब्रूसेलोसिस कि जो ब्रूसेलोसिस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। जब से ब्रूसेला जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है और जब तक ये अपने साइन एंड सिम्टम अपीयर करता है, इस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो ब्रूसेलोसिस के अंदर इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 1 to 3 वीक्स।
1 से लेके 3 वीक तक इसके साइन एंड सिम्टम हमें अपेयर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू ये डिजीज 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है। तो देखें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि हम उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये हमें ट्रांसमिट हो जाएगी। और जो कंटामिनेटेड मिल्क और मीट, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब जो एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होती है, तो ये जब हम कंटामिनेटेड मिल्क मतलब अनपास्चुराइज्ड मिल्क या अनस्टरलाइज्ड मिल्क यूज़ में लेते हैं और जो मीट होती है रॉ मीट यूज़ में लेते हैं, इसके कारण भी ये हमें इन्फेक्ट कर सकती है। तो इन तरीक़ों के कारण इसका ट्रांसमिशन आगे बढ़ता रहता है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, यानी इस डिजीज़ के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज फीवर, जो फीवर होता है वो हमें देखने को मिलता है। नाइट स्वेट्स, जो रात होती है तब वहाँ पे पेशेंट को स्वेटिंग होती है, तो इसे बोलते हैं नाइट स्वेटिंग, यानी रात में एक्सेस स्वेटिंग पेशेंट को होती है। मलाइज, मलाइज मतलब एक अर्ज होता है, और जो एनोरेक्सिया होता है वो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, और मलाइज के अंदर बोले तो एक पेशेंट का जो जी घबराना बोलते हैं वो मलाइज होता है। एनोरेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। फैटिक, जो पेशेंट है यदि एनोरेक्सिया मतलब उसकी एपेटाइट लॉस हो गई है तो वो फैटिक हो जाएगा, और यदि पेशेंट प्रॉपर डाइट नहीं लेगा तो उसका वेट लॉस भी हो जाएगा। और लास्ट वन इज आर्थ्रेल्जिया, मतलब उसके पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं इसमें भी पेन हमें देखने को मिलता है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ब्रूसेलोसिस। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कि ऐसे कौन कौन से डायग्नोसिस है जिनके थ्रू हम इस डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ब्लड काउंट के अंदर इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया के प्रेजेंस को हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। जो CRP होती है यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, एक इन्फेक्शन का इंडिकेटर मानते हैं इसे, तो यदि ये कंडीशन अराइज होती है तो CRP का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और हम जो करते हैं वो होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम करते हैं एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट, ऐसे जो टेस्ट होता है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द ब्रूसेलोसिस। तो हमने बात की इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस इवेल्युएशन ऑफ द ब्रूसेलोसिस। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रूसेलोसिस। जो ब्रूसेलोसिस डिजीज़ है इसके प्रिवेंशन के लिए हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं जिनसे हम डिजीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसमें यदि हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे, मतलब यदि हम हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे, हम कोई भी जो एनिमल जो प्रोडक्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है, यदि हम उन्हें प्रॉपरली स्टरलाइज करेंगे तो इस डिजीज़ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क, जो मिल्क है यदि हम उसको पास्चुराइज करेंगे, जो पास्चुराइजेशन मिल्क का मतलब है जब हम मिल्क लाते हैं तब यदि हम उसे गर्म करते हैं, उसे हीट मिलने से वो उसके अंदर जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जब हमें साइन एंड सिम्टम दिखाई दे तो यदि हम उसे अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस करके हम उसे यदि अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशन से हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये थे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द ब्रूसेलोसिस। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द ब्रूसेलोसिस। जो ब्रूसेलोसिस है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो होता है एंटीबायोटिक थेरेपी। जो एंटीबायोटिक थेरेपी होती है इसमें भी हम 2 ट्रीटमेंट रेजिमेन यूज में लेते हैं, मतलब पेशेंट का 2 तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, यानी 2 मेथड हम यूज में ले सकते हैं। आप कैसे भी इसको समझ लीजिए। तो पहले हम लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दोनों मिक्स में लेते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है उसकी डोज होती है 100 mg, जो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, जो दी जाती है ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 वीक तक होता है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है 1 ग्राम दी जाती है IM OD, यानी वंस इन ए डे फॉर 14 to 21 डेज, 14 से 21 दिन तक इसे देते हैं। तो फर्स्ट रेजिमेन हो गया डॉक्सीसाइक्लिन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड ट्रीटमेंट रेजिमेन की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन देंगे हम, उसके साथ में हम देंगे रिफाम्पिन। जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है वो होती है 100 mg, ओरली देते हैं ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। इसके साथ में हम देंगे रिफाम्पिन पेशेंट को 15 mg पर kg बॉडी वेट, यानी पर kg पे 15 mg हम
देंगे तो जो पेशेंट का वेट है उस अकॉर्डिंग हम उसे कैलकुलेट करके एडमिनिस्टर करेंगे। ओरली ओडी यानी दिन में एक बार फॉर 6 वीक तक हम देते हैं। तो ये थे मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी में हम 2 जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है वो यूज़ में लेते हैं। इसके बाद में हम और भी जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं लाइक रिफाम्पिसिन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं और सिप्रोफ्लोक्सासिन भी हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये था प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रूसेलोसिस। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ब्रूसेलोसिस कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।